सो हेलो माय ऑफिसर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर करंट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 27 मई से लेके 1 जून तक का जो हमारा मैपिंग के रिगार्डिंग करंट रहेगा, हम उसको करने वाले हैं आज की क्लास में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इनसाइड आईएएस की मैगजीन है, अगर आपको ये लेनी है आप पहला काम कर सकते हो, इसकी खुद की वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। एंड दूसरा, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, तो वहां से भी इसको जो है वो ले सकते हो। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में। अब ये गोल्डन राइस क्या है, ये कुछ नहीं है, क्या करा गया है, जो आपका राइस है, ठीक है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदल दिया गया है। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए को चेंज कर दिया जाता है। फाइन। उसके डीएनए में कुछ ऐसी ट्रेड्स डाल दी जाती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिए जाते हैं जो उसमें नेचुरली नहीं पाए जाते, सो दैट कि उसकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। फाइन। अब देखो क्या करा गया है राइस को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अब इसके अंदर एक नया सब्सटेंस ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है आपका बेटा कैरोटीन। क्या नाम है? बेटा कैरोटीन नाम का एक सब्सटेंस ऐड कर दिया गया है। क्या करा, मैं दोबारा बताती हूँ। राइस के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक सब्सटेंस ऐड करा गया है जिसका नाम है बेटा कैरोटीन। और ये बेटा कैरोटीन क्या होता है, ये एक तरह का आपका न्यूट्रिएंट है जिसको हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। एंड विटामिन ए क्या होता है, जो हमारी आई साइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फाइन। तो अब क्या करा गया है, इस राइस के अंदर जब बेटा कैरोटीन ऐड कर दिया, ठीक है, तब ये राइस बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गया और इसका नाम पड़ गया गोल्डन राइस। गोल्डन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये बेटा कैरोटीन नाम का सब्सटेंस ऐड करा गया है, इसकी वजह से इसको कलर मिल गया है येलो ऑरेंज। फाइन। जो कि आपको कैरेट के अंदर भी देखने को मिलेगा। समझ में आया गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस कुछ नहीं है, एक ऐसा राइस है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बदल दिया गया है। इसके अंदर बेटा कैरोटीन नाम का सब्सटेंस ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जो एक न्यूट्रिएंट है जिसको हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो अब राइस को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बना दिया गया है। और जो लोग विटामिन ए को नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, ठीक है, उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती जिसमें विटामिन ए आपका पाया जाता है, तो उन एरियाज में उन लोगों के लिए ये राइस बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अगर वो इस राइस को भी खा लेंगे तब उनको इस चीज का न्यूट्रिशन अपने आप ही जो है वो मिल जाएगा। फाइन। अब देखो, हमें क्योंकि मैपिंग करना है तो फटाफट से हम मैपिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैपिंग में हम सबसे पहले देखेंगे अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इंडोनेशिया का जो माउंट ईबू है उसके बारे में जानेंगे। कैंपी फ्लैगी क्या होता है, या फिर एक वर्ड आपको आगे देखने को मिलेगा जो आएगा कैल्डेरा, इसका मतलब क्या होता है। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होएगा ब्रेडिसिज्म, तो इसका मतलब क्या होता है। इटली में हम जानेंगे कि आपको फैक्ट जानने को मिलेगा कि एक मिनट, सॉरी, जो वेटिकन है वो सिटी है, वो क्या है, वो कोई स्टेट है, ये हम जानेंगे। एंड जाम्बिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपका काजा TFCA के बारे में, ठीक है, कुमारी हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। एंड नामेरी टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अफ्रीका के क्रिटिकल मिनरल्स के साथ में। आगे बढ़ने से पहले आपको यही समझना जरूरी है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो देखो, नाम से ही क्लियर है, क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये हमारी इंडस्ट्रीज की, जो हमारी टेक इंडस्ट्रीज है, एनर्जी प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी क्या होती है, बैकबोन होती है। अगर ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो इन्हीं कुछ मिनरल्स पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब ये कहने को 35, 45 इतनी लिस्ट है इनकी, बट ये टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी डिमांड कुछ अलग है, कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, तो ये लिस्ट वेरी करती रहती है। तो मैंने क्या बोला कि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोबाल्ट हो गया, आपका लाइमनाइट हो गया, आपका फॉस्फेट हो गया, आपका कॉपर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं आपके क्रिटिकल मिनरल्स। और आपको भी पता होगा कि अफ्रीका में बहुत बड़ी मात्रा में जो है, जो अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, इंडिया में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या है, उनको चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स।
तो अगर आपको क्रिटिकल मिनरल चाहिए तो ये मिलेंगे कहाँ पे, अफ्रीका वाले रीजन में। तो अगर अफ्रीका के रीजन में मिलेंगे तो आपको उनके साथ में कुछ एग्रीमेंट, कुछ पार्टनरशिप, कुछ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना वहां जाके, ठीक है। तो यही है इंडिया का क्रिटिकल मिनरल एक्वाजिशन प्लान, ठीक है, जिसमें इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया एक्वायर करना चाहता है अफ्रीका के मिनरल्स को, जिसके तहत वो कुछ एग्रीमेंट्स करेगा, पार्टनरशिप करता है, इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्योंकि जो चाइना है उसकी नजर तो हर जगह ही रहती है, उसको जहां पे अच्छा मिला वहीं पे भाग जाता है। तो चाइना का दबदबा भी इस रीजन में बहुत ज्यादा हो गया है। तो चाइना के साथ compete करने के लिए भी जो है इंडिया ने क्या प्लान बनाया है, क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन जो प्लान है वो इंडिया ने बनाया है। अब देखो इंडिया का एम है कि वो स्ट्रेंथन करना चाहता है एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स इन अफ्रीका। मतलब जो अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल्स है, इंडिया उनके एक्सेस को स्ट्रेंथन करना चाहता है, सो दैट जो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई है ना वो कहीं पे ब्लॉक ना हो, वो स्मूथली जो है वो चलती रहे। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई होती रहेगी तो इंडस्ट्रीज भी क्या कर पाएंगे, स्मूथली रन कर पाएंगी, उनको बीच में रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है अगर इंडस्ट्री रुक गई तो क्या तबाही हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इंडस्ट्रीज का चलना बहुत जरूरी है और वो तभी चलेंगे जब उनके पास होंगे क्रिटिकल मिनरल्स। और क्रिटिकल मिनरल जो है वो बड़ी मात्रा में हमें दिखाई देते हैं अफ्रीका के अंदर। तो इंडिया का एम क्या है, वो स्ट्रेंथन करना चाहता है अपनी एक्सेस को क्रिटिकल मिनरल्स की जो कि पाए जाते हैं अफ्रीका वाले रीजन में, टू इनहांस रिसोर्स सिक्योरिटी, ठीक है, ताकि वो रिसोर्स सिक्योरिटी को इनहांस कर पाए। अभी बताया ना मैंने कि उसकी सप्लाई चेन जो है वो ब्लॉक ना हो जाए, वो स्मूथली चलती रहे, एंड चैलेंज चाइनाज डोमिनेंस इन द रीजन, और चाइना से भी वो compete कर पाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका ये न्यूज में देखने को मिला आपका क्रिटिकल मिनरल्स एक्विजिशन प्लान इंडिया का। तो विद द लिस्ट ऑफ 30 क्रूशियल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट, इंडिया सीक्स पार्टनरशिप इन कंट्रीज लाइक तंजानिया, जिम्बाब्वे, कोंगो एंड जाम्बिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो हमें चीज यहाँ पे देखनी है, आपको यहाँ पे क्या याद करना है क्या नहीं करना, मैं आपको वो बताती हूँ। वेट अ मिनट, जरा मैं चेक कर लूँ कि क्या ये आपको विजिबल है या फिर नहीं है। तो ये आप सबको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे लार्ज शेयर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम क्या याद करें और क्या छोड़े। तो सुनो मेरी बात को जरा गौर से, आपको क्या याद करना और क्या छोड़ना है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सी कंट्री में क्या चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे 50% जो है आपको वर्ल्ड का कोबाल्ट देखने को मिलेगा, जो कोबाल्ट आपका बैटरीज में यूज होता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन सी जगह पे पहले क्या पाया जाता है और फिर उस चीज का यूज क्या है। तो डीआरसी में आपको 50%, बेशक आपको ये फिगर याद नहीं करनी है, आप इस डाटा को यहीं पे लीव कर सकते हो, आपको डेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, फाइन। बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको क्या मिलता है, आपको बहुत ज्यादा कोबाल्ट देखने को मिलेगा जिसका इस्तेमाल हम लोग बैटरीज के अंदर करते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपको अफ्रीका, ये वाला कुछ एरिया, इसको बोलते हैं आप हम बोलते हैं इसको अफ्रीकन कॉपर बेल्ट, फाइन। डीआरसी एंड जाम्बिया वाले इस एरिया को, जिसमें वर्ल्ड का 6% आपको कॉपर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है आपका ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज के अंदर में। एंड उसके बाद जो ये आपका मोजम्बी है और ये तंजानिया वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दुनिया का 13% ग्रेफाइट, जो कि बैटरीज में इस्तेमाल करा जाता है। दिस इज ये मेडागास्कर में 15% वर्ल्ड का जो आपको लेमिनाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, लेमिनाइट देखने को मिलेगा, जो कि इस्तेमाल होता है, जो कि मेन सोर्स होता है कहीं ना कहीं टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है, ये आपका कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, आपका टूथपेस्ट में बड़ा मतलब काफी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, फाइन। आपका पेंट वगैरह में इस्तेमाल करा जाता है। तो इसका सोर्स, ये किसका सोर्स, मतलब ये कहाँ से आता है, लैमिनाइट से आता है। जो लैमिनाइट होता है वो कहाँ पे मिलता है, वो मेडागास्कर में मिलता है, जहाँ पे दुनिया का 15% लैमिनाइट जो है वो पाया जाता है, और जो कि मेन सोर्स है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, जो कि यूज होता है पेंट वगैरह में, कॉस्मेटिक वगैरह में, टूथपेस्ट वगैरह में, जो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। उसके बाद मोरक्को। अच्छा मुझे बताओ मोरक्को से कौन से ट्रेवलर आए थे, अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस देखी हैं तो यहाँ पे दुनिया का 70% फॉस्फेट आपको दिखाई देगा, जो कि आपका बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। ये आपका गिनिया, जहाँ पे वर्ल्ड का 23% बॉक्साइट देखने को मिलेगा, जो कि यूज होता है फॉर एल्यूमिनियम। एंड 31% जो है वो आपको ऑफ द वर्ल्ड्स रिटाइल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो गैबन है यहाँ पे 4 to 15% आपको वर्ल्ड का मैग्नीज देखने को मिलेगा, जो कि बैटरीज में इस्तेमाल करा जाता है। जो आपका साउथ अफ्रीका है, देखो ये है आपका गैबन,
ठीक है। और जो आपका ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे आपको दुनिया का 91% जो है वो प्लेटिनियम देखने को मिलेगा, 46% लिथियम देखने को मिलेगा, 22% आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा एंड 35% ऑफ वर्ल्ड्स क्रोमियम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड 16% आपको वेंडियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, वो बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन कौन से जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो फटाफट से नोटबुक उठाओ, जितने भी मैंने नाम बोले हैं वो उनको लिख लो। अब अगला क्वेश्चन वो कैसे बना सकता है, वो यहाँ पे लिख देगा मोरक्को, ठीक है, और मोरक्को के आगे जो है वो लिख देगा ग्रेफाइट। क्या लिख देगा? ग्रेफाइट। तो आपको मैच करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो मोरक्को में आपको ज्यादा देखने को क्या मिलता है? फॉस्फेट देखने को मिलता है। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, मतलब बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ना फिर वीडियो को बहुत लंबा समझ के वीडियो को देखते नहीं हो, जहाँ पे आप बहुत ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देते हो। तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज करो, उससे बेहतर है कि मैं ही अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दूँ, सो दैट आप क्लास को तो पूरा देखो, ढंग से देखो, ठीक है। तो समझ में आगे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। और मान लो कि पूछा गया कि जो फॉस्फेट है उसका इस्तेमाल कहाँ है, तो आपको पता होगा कि जो फॉस्फेट है, जो कोबाल्ट है, इनका इस्तेमाल आपका बैटरीज में करा जाता है। तो समझ में आया क्या न्यूज़ है? क्या न्यूज़ है हमारी? न्यूज़ हमारी यही है कि जो इंडिया का जो प्लान है वो हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन का प्लान, जिस प्लान के तहत इंडिया क्या करना चाहता है? एक्सेस करना चाहता है इन क्रिटिकल मिनरल्स को और कम्पीट करना चाहता है चाइना के साथ में। और ये क्रिटिकल मिनरल्स आपको भरी मात्रा में दिखाई देंगे अफ्रीका के रीजन के अंदर में, और कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। फाइन, तो ये देख लेना। अच्छा, अब ये देखो काबिल। काबिल क्या है? तो काबिल एक जॉइंट वेंचर है जो कि स्टेब्लिश करा गया था 2019 में। अब आप समझो जॉइंट वेंचर क्या होता है। दो या दो से ज्यादा अगर आपकी कंट्रीज बोल रही हूँ मैं, अगर दो या दो से ज्यादा आपकी जो कंपनीज हैं वो मिलके कोई नई एंटिटी बना ले, ठीक है। मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, इन तीनों ने मिलके मान लो बना ली एबीसी, ठीक है। कोई नई एंटिटी बना ली, एक ए थी, एक बी थी, एक सी थी, इन तीनों ने मिलके क्या बना ली? एबीसी बना ली, एक नई एंटिटी बना ली, बिल्कुल अपने आप में नई। इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में हाथ मिला के एक बिल्कुल ही नई एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी जो ऑनरशिप होती है, जो इनके रिस्क होते हैं, इनका प्रॉफिट होता है, वो बेस्ड होता है इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और इनके एग्रीमेंट के हिसाब से, तो वो अलग चीज है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर ही मतलब इनका एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसके लिए काम करती हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ने एक ही एंटिटी बनाई है, तो इस एंटिटी का तो कॉमन गोल ही होगा ना। समझ में आया? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग काबिल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, काबिल एस्टेब्लिश करी गई थी 2019 में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है। इसको तीन लोगों ने, मतलब तीन कंपनी से इसको मिलकर बनाया है। एक आपकी नाल्को है, एक HCL है, एक MECL है। तो अगर आपको नाल्को की फुल फॉर्म पता है तो वो है नेशनल, ठीक है, लिखो नेशनल एल्यूमिनियम, मैं लिख देती हूँ यार, इतना फास्ट क्या बोलना, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यार मैं भूल ही देती हूँ लिखने में, फिर आप बोलोगे वीडियो लंबी कर दी, छोड़ो। तो नाल्को क्या है? इट्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। HCL क्या है? आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और MECL क्या है? आपकी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके काबिल नाम की नई एंटिटी बनाई जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है? इस ज्वाइंट वेंचर का काम क्या है? टू सिक्योर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लाइक लिथियम कोबाल्ट फ्रॉम ओवरसी, कि बाहर से, ठीक है, जो मिनरल्स हैं हमारे, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो ये मिनरल्स हैं, इनको क्या करना? इनको सिक्योर करना, सो दैट कि जो हमारी सप्लाई चेन्स है, ठीक है, वो स्मूथली काम करती रहे, वो स्टेबल रहे। और हैंडल करना, अब जो काबिल है वो क्या काम करता है? वो आइडेंटिफाई करता है, हैंडल्स आइडेंटिफिकेशन, एक्वाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दिस मिनरल्स। मतलब जो ये काबिल है ये क्या करेगा? जो ये ज्वाइंट वेंचर है, तीनों मिलकर जिन्होंने नई एंटिटी बनाई है काबिल नाम से, ये क्या करेगी? ये आइडेंटिफाई करेगी कौन सा क्या मिनरल है, उसको एक्वायर करेगी, एक्सप्लोर करेगी, प्रोसेसिंग करेगी उन मिनरल्स की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वगैरह को ये प्रमोट करेगी आगे जाके, टू मीट इंडियाज कमर्शियल नीड, कि जो इंडिया की कमर्शियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो काबिल है ये फाइंड करेगी, अच्छा यहाँ पे ये हमें मिनरल मिल रहा है, उसको एक्वायर करेगी, उसको एक्सप्लोर करेगी, देन उसको प्रोसेस करेगी। समझ में आ गया? ये तीन लोगों का क्या है? ज्वाइंट वेंचर जो है मिलके बना है, नाल्को, HCL एंड MECL। अब एक है आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये है काम करती है USA की लीडरशिप के अंदर, ठीक है। तो ये US लेड कोएलिशन है जिसको 14 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, और इन 14 कंट्रीज में से इंडिया भी आपका एक कंट्री है, मतलब इंडिया भी इन 14 कंट्रीज में से एक कंट्री है आपकी।
पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ क्या इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा है? तो यस, इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा है। अब एक जगह पे पेपर बना लो, वहां पे लिख लो इंडिया किस किस चीज का हिस्सा है, ठीक है। तो इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा है, जो किसकी लीडरशिप के अंडर में है, जिसको लीड करता है आपका यूएसए। अब जो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये क्या करती है, ये फोकस करती है ऑन इंश्योरिंग स्टेबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी स्टेबल सप्लाई चेन्स रहे, जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सबको हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स बोलेंगे। जो इसका जो मैंडेट है, ठीक है, जो इसकी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है, उसके अंदर क्या इंक्लूड है, डाइवर्सिफाइंग एंड स्टेबलाइजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। मतलब हम सिर्फ फ्यू कंट्रीज पे नहीं डिपेंड रहेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, हम अपने जो ये रिसोर्सेज हैं, जो अपने सोर्सेज हैं, जो कंट्रीज हैं, इनको और डाइवर्सिफाई करेंगे एंड एक स्टेबलाइज ग्लोबल सप्लाई चेन बनाएंगे। अब देखो, अगर सब लोग एक फ्यू कंट्रीज पे डिपेंड करेंगे तो सप्लाई चेन जो है वो जो है हमारे बीच में ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? अरे वो इतनी सी चीज पे, इतनी सी कंट्रीज पे इतने सारे लोग डिपेंड है, तो ये गलत है। तो इसका जो मैंडेट है वो क्या कहता है कि हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है, और भी कंट्रीज में देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें किस किस रीजन में हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकते हैं, एंड स्टेबलाइज करेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन को, ताकि वो हिले ना, वो स्टेबल रहे, हमारी जो है वो बीच में उसमें कोई बैरियर ना आ पाए। एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे कि आप माइनिंग में जो है वो इन्वेस्टमेंट करो, उस चीज को प्रमोट करेंगे। अपहोल्डिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आप माइनिंग में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे, लेकिन आप ये भी मेक श्योर करोगे कि वो इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। एंड इंक्रीज मिनरल रिसाइकलिंग, मतलब जो आप मिनरल की रिसाइकलिंग को प्रमोट करोगे सो दैट कि जो वेस्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाए। समझ में आया? तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर हमने क्या क्या देखा कि इंडिया का प्लान है कि वो इनको एक्सेस करना चाहता है। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या होते हैं, कौन से कंट्री में क्या पाया जाता है, और कौन से क्रिटिकल मिनरल का क्या काम है, और काबिल क्या है। काबिल एक ज्वाइंट वेंचर है जिसको नालको, HCL और MCL ने मिलकर बनाया है, जिसका मेन काम है मिनरल्स को ओवरसीज से लेना, मतलब बाहर कंट्रीज हैं उस चीज से उन मिनरल्स को लेना और इंडिया की कमर्शियल नीड्स को पूरा करना, ये काबिल का काम है। और MSP क्या है? MSP एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसको लीड करता है आपका यूएसए, जिसमें और भी 14 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इंडिया भी उसका हिस्सा है, जिसका मेन काम है डाइवर्सिफाई करना क्रिटिकल मिनरल्स को, ठीक है, उन रीजन्स को डाइवर्सिफाई करना जहां से हमें सप्लाई मिल पाए, और ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करना, इन्वेस्टमेंट को माइनिंग में प्रमोट करना, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वो एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करना और मिनरल रिसाइकलिंग को प्रमोट करना, सो दैट जो वो मिनरल्स हैं, जो वो रिसोर्सेज हैं, उनके वेस्ट को हम रिड्यूस कर पाए। आई होप मैं आपको इतना समझा पाई। इंडोनेशिया का माउंट ईबू जो है वो न्यूज में आया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट से न्यूज में देखने को मिला? जो इंडोनेशिया का माउंट ईबू है, जो हलमेरा आइलैंड है, ठीक है, देखो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में एक आपका आइलैंड है हलमेरा आइलैंड, उसी आइलैंड पे जो है आपका लोकेटेड है माउंट ईबू। क्या लोकेटेड है? माउंट ईबू। तो वो ये हाल ही में इरप्ट हुआ है, ठीक है, इरप्शन यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखो, जब ये रुको मैं इसको जरा यहाँ पे बनाती हूँ ढंग से, वेट अ मिनट, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, जस्टिस कर पा रही हूँ, ठीक है। अब जो ये देखो, जो ये आपका बन क्यों नहीं रहा मुझसे, देखो, तो जो ये आपका वॉल्केनो है माउंट ईबू नाम का, ये हाल ही में इरप्ट किया है। इसने ना 4 किलोमीटर हाई तक क्या करा है, ऐश को सेंड कर दिया, मतलब ऐसे 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 आपको इसने भेज दिया। जो ऐश है इसकी आग्नि, जो ऐशेज है, ठीक है, जो राख है, इसने 4 किलोमीटर तक जो है वो अपनी ऐश को ना ऐसे छोड़ा है ऊपर को, ऐसे इसने इरप्ट करा है विद पर्पल लाइटिंग फ्लैशिंग अराउंड द क्रेटर। जो इसका जो क्रेटर है ना, जो इसका जो ये क्रेटर है, इसके आसपास हमें क्या देखने को मिली है, अगर मैं आपको दिखाऊं पर्पल कलर से, मैं आपको येलो कलर से दिखाती हूँ, ठीक है, विद पर्पल लाइटिंग फ्लैशिंग अराउंड द क्रेटर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें पर्पल लाइटनिंग जो है वो फ्लैश होती दिखाई दी। क्या हुआ कि जो इंडोनेशिया का हलमेरा आइलैंड है, वहां पे एक माउंट ईबू नाम का वॉल्केनो है जो हाल ही में इरप्ट होता है। जो इरप्ट होता है तो वो अपनी एशेज को 4 किलोमीटर हाई स्काई तक छोड़ता है, ठीक है, और उसका जो क्रेटर है उसके चारों तरफ हमें देखने को मिली है पर्पल फ्लैश, ठीक है, पर्पल लाइट जो हमें वहां पे फ्लैश होती हमें देखने को मिली है। आई होप मैं इतना समझा पाई, ठीक है। अब जरा हम लोग पढ़ेंगे इस माउंट ईबू के बारे में। अब ये माउंट ईबू क्या है? एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। दुनिया में ना 60% वॉल्केनो आपको स्ट्रेटो वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। अब ये स्ट्रेटो वॉल्केनोज क्या होते हैं? ये ना, अगर चलिए ये बताते हैं, एक टॉल स्ट्रीप एंड कॉन शेप्ड वॉल्केनोज होते हैं। देखो ऐसे, ये कुछ ऐसे वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? टॉल होते हैं, और इनकी जो स्लॉप होती है वो कैसे होती है? स्टीप होती है एकदम, ठीक है, और ये कॉन शेप्ड आपको देखने को मिलेंगे। कैसे?
ऐसे कॉर्न शेप्ड। कैसे देखने को मिलेंगे आपको? कॉर्न शेप्ड देखने को मिलेंगे। तो माउंट ईबू क्या है? माउंट ईबू एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, जो कि एक टॉल स्ट्रीप कॉर्न शेप्ड वॉल्केनो को बोला जाता है। ठीक है, तो दुनिया में जो वॉल्केनोज है उनके 60% वॉल्केनोज आपको स्ट्रेटो वॉल्केनो से देखने को मिलेंगे। तो माउंट ईबू क्या है? एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ हलमेरा आइलैंड पे लोकेटेड है। अगर हम देखें तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो हलमेरा आइलैंड है वहां पे उसके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में, ये अगर आइलैंड है तो उसके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा ये माउंट ईबू नाम का वॉल्केनो। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? देखो, पहले तो ये इतना ज्यादा 1377 जो है वो अबव द सी लेवल है। दूसरा, ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड नॉर्थ से लेके साउथ अगर हम इसकी हाइट देखें तो वो है 13 किलोमीटर। फाइन। अब इसमें ना ये जाना जाता है अपनी फ्रीक्वेंट इरप्शंस के लिए। इसमें हमें बार बार इरप्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। इसने रिकॉर्ड करी थी 2023 में 21,100 इरप्शंस। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंट इरप्शंस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे बार बार आपको जो है वो इरप्शंस होती देखने को मिलेंगी। इसीलिए इसको दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। अरे कम नहीं है, 21,000 से ज्यादा बार इरप्शंस देखने को मिलना, तो डेफिनेटली इसको हम लोग सेकंड एक्टिव वॉल्केनो जो है वो मानेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ हलमेरा आइलैंड कहाँ पे है? तो हलमेरा आइलैंड कहाँ पे है? वो इंडोनेशिया में है। अब ऐसे याद करो, इंडोनेशिया, इंडिया में लोग हल से काम करते हैं ना, तो याद करो हलमेरा। इंडिया में सब कहते रहते हैं, ये खेत में जब काम करने जाते हैं, ये हल मेरा है, वो हल तेरा है। नहीं, ये हल मेरा है। हम तेरा मेरा छोड़ा, हम ये बोलते हैं हल मेरा, हल मेरा, हल मेरा। ठीक है, तो इंडिया वाले लोगों का जो ऐसे कर लो कि इंडिया वाले लोगों के पास में हर एक चीज का हल होता है, चाहे वो माउंट जितना बड़ा ही क्यों ना हो। समझ में आया? तो इंडिया वाले लोगों के पास हर चीज का हल होता है, चाहे वो माउंट जितना बड़ा ही क्यों ना होता हो। और अगर हमें खुद से ना मिले तो हम अपने पापा के पास चले जाते हैं, जिसको हम लोग अबू भी बोलते हैं ना, तो माउंट ईबू ऐसे करके याद कर लो। फाइन, समझ में आया? तो क्या न्यूज है कि जो इंडिया का हलमेरा आइलैंड है वहां पे जो माउंट ईबू है उसने इरप्शन करी है, जिसने 4 किलोमीटर ऊपर तक स्काई में जो है वो अपनी ऐश को छोड़ दिया है, और उसके क्रेटर के पास में लाइटनिंग देखने को मिली है। और माउंट ईबू एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो का मतलब क्या है? एक ऐसा वॉल्केनो है जो टॉल है, जिसकी जो स्लोप है वो स्ट्रीप है, जिसकी जो शेप है वो कॉर्न शेप्ड है। फाइन। और उसने 2023 में 21,000 से ज्यादा जो है वो इरप्शंस कर दी हैं, और इसीलिए दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है वो माना जाता है। फाइन, ठीक है। और इंडिया वालों को दूसरे नंबर पे आना पसंद नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं, बट यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ चुका है, इसलिए इसको और इरप्शंस करनी पड़ेंगी सो दैट ये रिकॉर्ड तोड़ पाए। देखो, इरप्शंस होना गलत है एक तरह से, तो ऐसा नहीं है, बट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि स्ट्रेटो वॉल्केनोज क्या होते हैं। ये टॉल स्ट्रीप कॉर्न शेप्ड वॉल्केनोज होते हैं जो आपको सबडक्शन जोन्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सबडक्शन जोन जो है वो किस बला का नाम है। तो देखो, सबडक्शन जोन्स आपकी वो जोन्स होती हैं जहां पे आपकी दो प्लेट्स क्या करती है, कन्वर्ज करती हैं आके, और एक प्लेट क्या करती है, दूसरे के नीचे चली जाती है, सबडक्ट कर जाती है बीनीथ द अनदर प्लेट। फाइन। सो सबडक्शन जोन्स क्या होते हैं? ये वो एरियाज होते हैं जहां पे दो प्लेट कन्वर्ज करती हैं और एक प्लेट क्या करती है, दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो उन वाले एरियाज के ऊपर ये क्या करते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। कौन से वॉल्केनो? स्ट्रेटो वॉल्केनोस। फाइन। जैसे आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, अब मुझे बताना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। तो ये वही वाला रीजन है जहां पे आपको स्ट्रेटो वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक सबडक्शन जोन जो है वो आपको देखने को मिलता है जहां पे दो प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कन्वर्ज करती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, समझ में आया? और एक बात याद रखना, एक आपके और वॉल्केनोस होते हैं जिनको हम लोग शील्ड वॉल्केनोस बोलते हैं। एक होते हैं आपके स्ट्रेटो वॉल्केनोस जो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे, और एक होते हैं आपके कुछ ऐसे से वॉल्केनो। समझ में आया? शील्ड वॉल्केनोस। अब ये शील्ड की तरह ना फ्लैटर होते हैं, मतलब ये फ्लैट होते हैं, ये ऐसे नहीं होते एकदम, ये फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे से। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, आप एक काम करना, पिक्चर जाके देखना फ्लैटर शील्ड वॉल्केनो की। ठीक है, ये आपको छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया में मैक्सिमम आपको स्ट्रेटो वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे जो टॉल, जिनकी स्लॉप स्ट्रीप और जिनकी शेप कैसी रहेगी, कॉर्न जैसी रहेगी। समझ में आ गया? तो ये आप देख सकते हो। और इंडोनेशिया की लोकेशन देख लो, कौन कौन सी कंट्रीज लगती है। फिलीपींस है, ये मलेशिया है, ठीक है, ईस्ट तिमोर, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी। तो ये आप लोग देख सकते हो। अगर और डिटेल में समझाना तो बता देना, मैं तो इससे भी डिटेल में समझाने की कोशिश और कर सकती हूँ। ठीक है, कैंपे फ्लेगरी, अब ये क्या है, ये इटली में कौन सी बला है, कौन सी चीज है, हम देखते हैं। देखो क्या हुआ है रिसेंटली, क्या होता है, अभी हमें देखने को मिला था
4.4 मैग्नीट्यूड का। अब ये मैग्नीट्यूड का स्केल कौन सा होता है अर्थक्वेक का, तो ये होता है आपका रिश्टर स्केल, ठीक है। तो ये देख लेना जाके एक बार, आपको 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला है जो इटलीज कैंपी फ्लेगी सुपर वोल्केनो रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ नहीं है, आपको मैं भी समझाती हूँ। देखो क्या हुआ, सिंपली समझो ये न्यूज में क्यों आया कि जो आपका इटली का कैंपी फ्लेग्री सुपर वोल्केनो का रीजन है ना, जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको 4.4 का मैग्नीट्यूड का आपको एक अर्थक्वेक देखने को मिला। अगर 4.4 का है तो इतना खतरनाक नहीं, सिर्फ मॉडरेट लेवल का है, ठीक है ना, ज्यादा कम मतलब ठीक ठीक भी नहीं है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब बीच का है, मॉडरेट लेवल का जो अर्थक्वेक है आपको देखने को मिला, जिसने माइल्ड डैमेज करा है आपका पुजोली एंड नाप्लेस वाले एरिया में, ठीक है। तो माइल्ड डैमेज ही करा है इसने। जो ये क्वेक है ये पार्ट था आपका रीसेंट सिस्मिक स्टॉर्म का। अब ये सिस्मिक स्टॉर्म क्या होता है, अब देखो सिस्मिक स्टॉर्म कुछ भी नहीं है। जब मान लो कि एक कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, इस एरिया में ना बहुत ही कम टाइम में बार बार आपको क्या देखने को मिलती है, बार बार आपको यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। अभी मिल गया, फिर थोड़े दिनों में फिर मिल गया, फिर मिल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मिक स्टॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस्मिक स्टॉर्म। सिस्मिक स्टॉर्म का मतलब होता है जब आपको मोर अर्थक्वेक देखने को मिले देन यूजुअल अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो बार बार आप सुनोगे भाई इसी एरिया में इस इतने से पीरियड में क्या हो गया, बार बार अर्थक्वेक देखने को मिल गए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक स्टॉर्म बोलते हैं। मतलब मोर अर्थक्वेक देन द यूजुअल हैपनिंग्स ऑफ द अर्थक्वेक इन दैट स्पेसिफिक एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक स्टॉर्म बोलते हैं। कि सिस्मिक का क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म समझते हो, सिस्मिक तो आपको पता ही है अर्थक्वेक से रिलेटेड होते हैं, ये समझ में आ गया। अकर डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर की डेप्थ तक जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये हमारा समझने का कोई वो खास पर्पस नहीं है। समझने का मतलब तो हमारा जो है, मतलब समझने का मतलब नहीं, समझने का जो पर्पस है वो हमारा है कैंपी फ्लेग्री, क्योंकि ये रीजन जो है वो हमारा न्यूज में आ चुका है। अब ये है क्या, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैंपी फ्लेग्री को, जिसका नाम है फ्लेग्रीन फील्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये एक आपका एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ रीजन है जहां पे आपको एक्टिव वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे। नाप्लिस, इटली में एक जगह है नाप्लिस, उसके पास में एक एरिया है जिसका नाम है कैंपी फ्लेग्री, फाइन। तो ये जाना जाता है अपने एक कॉम्प्लेक्स वॉल्केनिक सिस्टम के लिए, रादर देन सिंगल वॉल्केनो। देखो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं है, एक एरिया है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे आपको वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स वॉल्केनिक सिस्टम क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे वेंट्स देखने को मिल रहे हैं, समझ में आया। बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको जो है वॉल्केनिक एरप्शन जो है वो होने को, मतलब देखने को यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे कोई सिंगल वॉल्केनो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये काफी बड़ा एक वॉल्केनिक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वेंट्स हैं, बहुत सारे क्रेटर्स हैं और कुछ बहुत सारे स्मॉल वॉल्केनोज है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कैंपी फ्लेग्री रीजन। क्या रीजन बोलते हैं, कैंपी फ्लेग्री रीजन बोलते हैं, जहाँ पे एक तरह की ये वॉल्केनिक फील्ड आपको जो है ना, देखो ये कुछ एक वॉल्केनिक फील्ड आपको जो है वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई दिखाई देगी। मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो पाती है। तो इस फील्ड को, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग कैंपी फ्लेग्री बोलते हैं। और इसी एरिया में हमें क्या देखने को मिला है, इसी एरिया में हमें देखने को मिला है एक अर्थक्वेक। समझ में आया, ठीक है। और ये जाना जाता है एरिया अपने वॉल्केनिक सिस्टम के लिए, अपने कॉम्प्लेक्स वॉल्केनिक सिस्टम के लिए, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्या होता है, देखो मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ अगर मेरे से बन पाया। अब मान लो ये वाला एरिया था, ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये हमारा एरिया है कैंपी फ्लेग्री एरिया, जहाँ पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी के बहुत सारे सोर्सेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्रेटर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो है वो स्मॉल वॉल्केनोस भी देखने को मिलेंगे। अब इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में ना आज से 39,000 ईयर्स पहले क्या होता है, एक बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल पे इरप्शन हुई थी। जिस इरप्शन की वजह से, ठीक है, जिस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, एक बाउल्ड शेप डिप्रेशन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, एक बाउल शेप क्या हो गया इरप्शन। एक मिनट, एक तरफ मेरा ध्यान इधर है, एक तरफ मेरा इस पे है तो क्या हुआ, एक बाउल शेप्ड, ये देखो फिर हो रहा है, एक बाउल शेप्ड क्या हो गया, डिप्रेशन क्रिएट हो गया। क्या बोला मैंने कि आज से 39,000 ईयर्स अगो पहले एक ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, जिसने क्या करा था,
जिसने ग्राउंड को कोलैप्स कर दिया और उसकी वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, और उसी डिप्रेशन को, जो एक लार्ज एक बाउल शेप डिप्रेशन है, उसी डिप्रेशन का नाम पड़ गया कैल्डीरा। क्या नाम पड़ गया? कैल्डीरा नाम पड़ गया। समझ में आया? तो कैल्डीरा क्या है? एक लार्ज बाउल शेप डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जो किसकी वजह से बना? जो बना आपका वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। समझ में आया? ठीक है। ये अगर आप नॉर्मली अगर अपना क्रेटर देखो ना वॉल्केनो का, तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ? द रीजन कैल्डेरा फॉर्म्ड, मतलब जो ये आपका एरिया था कैंपी फ्लेगी वाला एरिया, यहाँ पे आपको एक रीजन फॉर्म होता दिखेगा, एक कैल्डेरा फॉर्म होता देखने को मिलेगा, मतलब एक डिप्रेशन, एक बाउल शेप डिप्रेशन क्रिएट होता देखने को मिलेगा, जो कि हुआ था एक वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, जो कि आज से 39,000 ईयर पहले हुई थी। ठीक है। इतने डायमीटर तक इसका इतना डायमीटर है। ठीक है। स्पैन्स 12 to 15 किलोमीटर इन डायमीटर, और इसका जो 1/3 हिस्सा है वो अंडर है आपका टाइहेरियन सी के अंडर में। मैप में जाके देख लेना, आपको ये देखने को ये देखो दिख रही है यहीं पे। ठीक है। इसके अंडर में आपको इसका 1/3 हिस्सा देखने को मिलेगा। फाइन। एक लार्जेस्ट एक्टिव कैल्डेरा है यूरोप के अंदर में, और एंड मोर एक्टिव देन नियर बाय माउंट वेसुवियस। अब देखो ये आपको लार्जेस्ट एक्टिव कैल्डेरा देखने को मिलेगा। ठीक है। यूरोप के अंदर, और ये ज्यादा एक्टिव है आपका, इसके पास में ना एक माउंट वेसुवियस नाम का एक जो है वो कैल्डेरा है, तो उससे ज्यादा ये आपको एक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये वाला कैल्डेरा है। समझ में आ गया? तो कैल्डेरा क्या है? कुछ नहीं है, ये आपका एक बाउल शेप्ड क्या है डिप्रेशन है, जो कि एक वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपको यहाँ पे क्रिएट होता दिखाई देगा, और ये ज्यादा एक्टिव है आपका माउंट वेसुवियस से। ठीक है। अब जो कैंपी फ्लेगी जो वाला रीजन है, ये रेस्टलेस रहा 1950 से लेके ड्यू टू दी रेस्टलेस सिंस 1950 ड्यू टू ब्रेडिसिज्म। अब देखो ये ब्रेडिसिज्म क्या होता है? ब्रेडिसियम या कुछ भी बोलो यार, यहाँ पे ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क आ जाता है, कुछ लोग कुछ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग कुछ प्रोनाउंस करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिसिज्म के नाम से हम इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब इसका मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमारा जो है ना ग्राउंड है। ठीक है। अब इस ग्राउंड के अंदर क्या है? नीचे क्या है? मैग्मा है। तो जब मैग्मा चैम्बर के अंदर कुछ एक्टिविटी होएगी, उस एक्टिविटी की वजह से क्या होने वाला है ना, उस एक्टिविटी की वजह से जो आपके ग्राउंड है ये धीरे धीरे अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। तो जब ये ग्राउंड, ये मैग्मा चैम्बर के अंदर जो ये मैग्मा एक्टिविटी जो अंडरग्राउंड हो रही है, जब इस एक्टिविटी के कारण जो आपका ये ग्राउंड है, जब ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा धीरे धीरे, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेडिसिज्म। क्या बोलते हैं? ब्रेडिसिज्म। ठीक है। तो सिस्मिक एक्टिविटी से याद कर लो, सिस्म, ब्रेडिसिज्म। ठीक है। तो एक ऐसा फिनोमिना है जो आपकी सरफेस की आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी फ्रॉम दी अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर एक्टिविटी। जो अंडरग्राउंड मैग्मा की आपकी एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से जो आपकी जो सरफेस है, जो आपका ग्राउंड है, उसमें आपको मूवमेंट होने को मिलेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रेडिसिज्म बोलते हैं। और एक तरह की आपको ये वॉल्केनिक एक्टिविटी ही देखने को मिलती है, जहां पे ग्राउंड क्या करता है, वो एकदम धीरे धीरे राइज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा? फॉल डाउन करेगा। समझ में आया? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपका ग्राउंड है वो ऊपर होएगा, देन नीचे होएगा, ऊपर होएगा, नीचे होएगा, और इसी प्रोसेस को जो ये स्लो मूवमेंट हो रही है अप एंड डाउन की ड्यू टू दी जो मैग्मा एक्टिविटी हो रही है अंडरग्राउंड के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेडिसिज्म। क्या बोलते हैं? ब्रेडिसिज्म। तो जब ये एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो जब ये एक्टिविटी हुई आपकी 1538 में, समझ में आया? तो जब ये एक्टिविटी होती है आपकी 1538 में, अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से एक नई हिल बन जाती है, जिसका हिल का नाम होता है मॉन्ट न्यूवो। क्या नाम होता है? मॉन्ट न्यूवो। तो समझ में आ गया क्या था? क्योंकि जो कैंपी फ्लैगी वाला एरिया है, वहां पे आपको देखने को मिला अर्थक्वेक। ठीक है। अब वो एरिया वहां पे न्यूज में आ गया। तो कैंपी फ्लैगी एरिया एक एरिया है जहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्टिव मतलब वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे। एक एक्टिव वॉल्केनिक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे वेंट, बहुत सारे क्रिएटर्स आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल वॉल्केनोस आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पे एक एरिया बन गया, एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक वहाँ पे डिप्रेशन बन गया, एक बाउल शेप्ड एक बड़ा सा डिप्रेशन बन गया। उस डिप्रेशन को हमने नाम दे दिया कैल्डेरा। ठीक है। जो कि आज 39,000 पहले जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी उसकी वजह से बना था, जिसका 1/3 हिस्सा आपको अंडर द टायरियन सी देखने को मिलेगा, जो कि एक लार्जेस्ट एक्टिव कैल्डेरा यूरोप के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो अपने पास जो एक माउंट वेसुवियस है उससे भी ज्यादा एक्टिव है।
ठीक है। और जो कैंपी फ्लैग का रीजन था, ये रेस्टलेस रहा सिंस 1950 ड्यू टू द ब्रिटिशिज्म, क्योंकि धीरे धीरे मूवमेंट हो रही थी। ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है, जो हमारी जो सरफेस है वो मूव करती है अप एंड डाउन धीरे धीरे, जब उसके अंडरग्राउंड में मैग्मा एक्टिविटी होती है। और जब 1538 में ये प्रोसेस हुई थी, तब यहाँ पे एक नई हिल की फॉर्मेशन हो गई थी जिसको हमने नाम दे दिया था मॉन्टे न्यूवो, ठीक है। अब चूंकि इटली में है ये वाला एरिया, ये नेपलिस के पास में है ना ये वाला एरिया, देखो ये नेपलिस है, इसके पास में ये वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब देखो क्योंकि ये एरिया यहाँ पे है, यहीं पे अर्थक्वेक आया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, माइल्ड डैमेज आपको देखने को मिला। अब क्योंकि ये इटली में है, समझ में आया? अब हम इटली भी न्यूज में आ गया। अब इटली क्या है? इटली आपकी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। देखो बनी रहा है, ये देखो बना हुआ है, एक आपकी ऐसे एक यूरोपियन कंट्री आपको देखने को मिलेगी जो मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलती है। तो ये इसके कोस्ट लाइन देखो टच कर रही है ये, ठीक है। तो ये कोस्ट लाइन बना रही है, इसकी कैपिटल रोम है, कैपिटल क्या है इसकी, रोम है। एंड होम है ये वेटिकन सिटी का। देखो वेटिकन सिटी जो है, इसको वेटिकन भी बोल सकते हो, वेटिकन सिटी भी बोल सकते हो। ये रोम के अंदर है, ये अगर रोम है ना तो रोम के अंदर है ये। अब यहाँ पे आप लोगों को सवाल ये पैदा होगा कि ये कोई क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। याद रखना, बेशक इटली की कैपिटल सिटी रोम के अंदर लाई करती है, लेकिन तब भी जो ये वेटिकन सिटी है आपकी, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। समझ में आया? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और ये एक ऐसी कंट्री है दुनिया की जो एरिया वाइज भी स्मॉलेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज भी स्मॉलेस्ट है। तो पेपर में यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि बताओ क्या जो दुनिया की सबसे छोटी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, क्या वो इटली में लाई करती है? तो यस, वो इटली की कैपिटल रोम के अंदर में क्या करती है, सिचुएटेड है, वहां पे वो लोकेटेड है, वहां पे वो लाई करती है, ठीक है। तो जो आपकी इटली है एक यूरोपियन कंट्री है जिसका एक लॉन्ग मेडिटेरियन कोस्टलाइन आपको देखने को मिलेगी, जिसकी कैपिटल रोम है। और रोम के अंदर आपको एक वेटिकन सिटी देखने को मिलेगी जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे लैंडमार्क आर्ट एंड एंशिएंट र्यूइंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इटली में बहुत सारे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इटली एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है, एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट के साथ में क्या करती है, वो कन्वर्ज करेगी आके, ठीक है, और वो सबडक्ट कर जाएगी। कौन सी प्लेट? आपकी अफ्रीकन प्लेट बीनीथ दी यूरेशियन प्लेट। तो अगर ये अफ्रीकन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, तो अफ्रीकन प्लेट क्या कर जाएगी, आपकी सबडक्ट कर जाएगी बीनीथ दी यूरेशियन प्लेट। तो इटली में आपको बहुत सारे वॉल्केनोस क्यों देखने को मिलते हैं? मैंने अभी बताया था आपको कि स्ट्रेटोवॉल्केनोस कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे दो प्लेट्स क्या करती हैं, कन्वर्ज करेंगे और एक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाएगी दूसरी प्लेट के नीचे, ठीक है। तो इटली में बहुत सारे वॉल्केनोस इसीलिए हैं क्योंकि ये उस एरिया में लोकेट करती है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। फाइन। तो जब आपको यही कंडीशन मिलेगी कि दो प्लेट आ रही है, कन्वर्ज कर रही है और एक प्लेट जो है वो बीनीथ जा रही है दूसरी के, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी को होने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से इटली में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस देखने को मिलेंगे और बहुत सारे डोर्मेंट वॉल्केनोस भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब जाम्बिया के बारे में जानते हैं, जाम्बिया क्यों न्यूज में आया। तो देखो फर्स्ट एवर जो है वो आपकी समिट जो है वो होने वाली है काजा TFCA की। अब काजा TFCA क्या है? कवांगो जाम्बिया ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। तो ये कोई नाम से ही क्लियर है, ये ट्रांस फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर मतलब बॉर्डर। तो एक कंजर्वेशन एरिया है जो आपका टोटल 5 कंट्रीज जो है, मतलब टोटल 5 इंटरनेशनल कंट्रीज के इसको बॉर्डर लगते हैं। मैं अभी समझाती हूँ क्या होने वाला है। जो ये एरिया है एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जिसको 5 कंट्रीज के बॉर्डर टच करते हैं, मतलब 5 कंट्रीज ने मिलकर कुछ एरिया बनाया है, ठीक है। इसकी फर्स्ट एवर सबमिट होने वाली है। अब देखो आप बोलोगे कि जो काजा है ये स्टैब्लिश 2011 में हो गया था, तो इसके पहले सबमिट कैसे हो रही है? तो सबमिट जो है वो ऑफिशियली पहली बार जो है ना वो गैदरिंग हो रही है, पहली बार इसके ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कंट्री के जो जो हेड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। फाइन, कंट्री के ऑफिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही न्यूज है कि जो आपकी काजा है इसकी फर्स्ट एवर सबमिट होने वाली है जाम्बिया के अंडर में। पहला क्वेश्चन यही पे आएगा कि काजा की सबमिट कहाँ होने वाली है, तो वो जाम्बिया में होने वाली है। अब काजा TFCA क्या है? ये बना था 2011 में, ठीक है, जिसमें आपका कवांगो जाम्बिया बेसिन वाला जो है वो एरिया आता है, रिवर बेसिन आती है। अब ये बेसिन क्या होता है? मान लो कोई रिवर है, वो यहाँ से निकले, ये जा रही है, यहाँ पे खत्म होगी समंदर में जाके, लेकिन ये कोई रिवर आके मिल गई ट्रिब्यूटरी, ये कोई ट्रिब्यूटरी मिल गई, 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 यहाँ से रिवर शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई। तो जो ये पूरा एरिया होता है ना, जिस एरिया को उसने ड्रेन करा इस रिवर के ट्रिब्यूटरीज ने, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। तो जो आपका जो काजा है, जो कवांगो जाम्बिया है,
ठीक है। ट्रांसफ्रंटियर कंजर्वेशन जो एरिया है ये इनकम पास करता है कोवांगो, देखो कोवांगो तभी पढ़ा ना नाम, कोवांगो एंड जाम्बिया रिवर बेसिन्स को, ठीक है, जहाँ पे अंगोला, बोत्सवाना, नाम्बिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ये कन्वर्ज करती हैं। देखो ये ना, ये जाम्बिया है आपकी, देखो अंगोला, फाइन, बोत्सवाना है, नाम्बिया है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, तो जहाँ भी कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, रिवर बेसिन जो है यहाँ पे, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग काजा बोलते हैं। समझ में आया? जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको नोटेबल लैंडमार्क, जैसे कि यहाँ पे आपको ओकावांगो डेल्टा भी देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि बताओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा कौन सा है, तो वो क्या है, ओकावांगो, ठीक है, ओकावांगो। तो मैंने बोला ओके मैं मैंगो नहीं खाऊंगी, तो मैंने बोला ओके मैं मैंगो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैं लैंड के अंदर रहती हूँ। समझ में आया? मैं कहाँ रहती हूँ, मैं इनलैंड रहती हूँ, मैं लैंड के अंदर में रहती हूँ, ऐसे करके याद कर लो। ओके मैं मैंगो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं लैंड के अंदर रहती हूँ। तो ओकावांगो डेल्टा एक ऐसा डेल्टा है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आपने बोला कि मैंगो देख के तो मुंह में लाल भी आ गई है ना, तो लार्ज ऐसे करके याद कर लेना। पेपर में क्वेश्चन बनेगा ओकावांगो डेल्टा कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिलेगा इसी वाले रीजन के अंदर, अफ्रीका वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, और दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है, ठीक है। और यहीं पे आपको विक्टोरिया फॉल्स भी देखने को मिलेंगे कुछ यहाँ पे, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विक्टोरिया फॉल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, और दुनिया का वन ऑफ द 7th नेचुरल वंडर जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। 7 अजूबों में से, मतलब 7 नेचुरल अजूबों में से एक अजूबा आपको विक्टोरिया फॉल्स देखने को मिलेंगे, जो कि लाई करते हैं ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे। समझ में आ गया? ठीक है। अब जाम्बिया जो है वो न्यूज में आ गई। अब देखो जाम्बिया क्या है, जहां पे आपकी काजा की फर्स्ट एवर क्या होने वाली है, समिट होने वाली है। समझा देना मैंने काजा क्या है। काजा कुछ नहीं है, सिंपली समझो, काजा दुनिया का 2nd लार्जेस्ट नेचर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन एरिया है, ठीक है, जिसका एम है प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को एंड टूरिज्म को। इस वाले जो ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इन अक्रॉस द बॉर्डर्स क्या करना, टूरिज्म को प्रमोट करना। समझ में आ गया? क्या है, काजा क्या है क्या नहीं है? तो काजा कुछ नहीं है, काजा क्या है, एक एरिया है, कंजर्वेशन एरिया है, सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, जिसको 5 इंटरनेशनल जो है वो बॉर्डर्स लगते हैं। तो क्या है काजा, क्या है कवांगो, जाम्बिया, 2 रिवर बेसिन जहाँ पे जिस एरिया में आती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ्रंटियर एरियाज है, ट्रांसफ्रंटियर क्योंकि यहाँ पे बहुत 5 कंट्रीज के बॉर्डर है। ये क्या है, एक कंजर्वेशन एरिया है, जिसकी पहली समिट का जो है वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है जाम्बिया के अंदर में। और इसमें 2 खास चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ओकावांगो जो कि दुनिया का इनलैंड लार्जेस्ट डेल्टा है, एंड दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि 7th अजूबों में से एक है, विक्टोरिया फॉल। विक्ट्री भी देखो यहीं पे होती है। जब आपने बोला ना, अब आपको बोला गया, आपने ना कर दी कि ठीक है मैंगो नहीं खाऊंगा, ओके मैं मैंगो नहीं खाऊंगा, कि आप घर के अंदर रहते हो, इनलैंड रहते हो, आपके मुंह में लाल आ रही है तब भी नहीं खा रहे हो, तो आपने अपनी उस चीज से ना, मतलब जीत गए हो आप, जो आपके अंदर खाने की इच्छा थी, तो अब आप जीत गए, तो आपने विक्ट्री पाली ना, विक्ट्री पाली तो आप कभी फॉल नहीं कर सकते, आप कभी गिर नहीं सकते। तो विक्टोरिया फॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप भी 7 अजूबों में से एक अजूबा होगा कि आपने अपनी जो वो डिजायर थी उस पर कंट्रोल पा लिया। समझ में आ गया? ओके। तो जाम्बिया के बारे में देखते हैं। जाम्बिया एक लैंड लॉक कंट्री है। मैं ये समझाने एक्चुअली में क्या लगी समझाने, लैंड लॉक का मतलब इसके चारों तरफ क्या लगती है, इसके चारों तरफ जमीन लगती है, कोई समंदर नहीं लगता, कोई नदी वदी कुछ नहीं लग रहा, मतलब नदी नहीं, कोई सी वगैरह कुछ नहीं लग रहा, ये चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। तो जाम्बिया क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके देख लो कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, या ये कॉन्गो लग रहा है, ये अंगोला, ये ठीक है, नम्बोलिया, नाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तो ये लग रहे हैं। और यहाँ पे है आपका विक्टोरिया वाटरफॉल्स, ठीक है। ये कैसी एक सदर्न अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है, जिसका रग्ड टेरेन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ आपको, ये वाइल्ड लाइफ में आपको रिच देखने को मिलेगा। बहुत सारे पार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सफारी एरियाज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, जाम्बिया में। जाम्बिया क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ठीक है। क्या ये काजा का पार्ट है? यस, ये काजा का पार्ट है। अभी इसमें क्या हुआ है, अभी इसमें फर्स्ट एवर काजा की सबमिट हुई है, मतलब सबमिट जो है वो उसका इनॉग्रेशन हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है। आपको बता दिया कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया के जो बॉर्डर्स के साथ में क्या लग रहा है, यहाँ पे विक्टोरिया फॉल जो है वो लगता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में मोसाई योतना या फिर स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि कास्केड्स अ मिस्ट्री, अगर जो ये है ना आपका फॉल है कास्केड्स, मतलब ये डाउनफॉल, ये गिरता है, ऐसे फॉल करता है 108 मीटर तक, कहाँ पे करता है, इनटू द नैरो बैरेज। ये नैरो बैरेज है, इसमें क्या करेगा, ये फॉल करेगा, ठीक है। जो आपका नैरो बटोका गॉर्ज है इसके अंदर क्या करेगा, ये फॉल करेगा। कितना उससे गिरेगा, ये 108 मीटर से, ठीक है। कास्केड्स ऑफ मिस्ट्री 108 मीटर इनटू अ नैरो बटोका गॉर्ज। बटोका सही बोला ना मैंने, ओके। आगे पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालयस के साथ में क्या होते हैं, कुमाऊं हिमालयस क्या नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी जो है वो स्टॉप लगा दिया है कि भाई आप लोगों को जो ये प्रोजेक्ट है 9 एकड़ होटल एंड टाउनशिप का, इसको अभी टेम्पररी हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं कुमाऊं हिमालयस में। अभी 9 एकड़ होटल एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट क्या है, इसके तहत क्या करा जाएगा, 9 एकड़ वाले एरिया में होटल एंड टाउनशिप का जो है वो वहां पे पूरा डेवलप करा जाएगा। तो इस पे लग गया है टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए स्टॉप। ऐसा क्यों, देखो एक ना चीज होती है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अभी सिंगल विंडो क्या है, अब मान लो आपको कोई होटल बनाना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी। तो आपको इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ परमिशन लेनी है, कोई और परमिशन, कोई और परमिशन। तो ये वाली चीज की परमिशन के लिए आप यहाँ भाग रहे हो, इसके लिए यहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, इसके लिए यहाँ एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। लेकिन एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जगह जाना पड़ेगा, आपको एक ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सिंगल विंडो एक ही विंडो है जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सब चीजों के लिए, ठीक है, एक जगह जाना पड़ेगा। तो ये है आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जहां पे आपने एक ही बार एप्लीकेशन सबमिट करी और आपको हर तरह की क्या मिल जाती है, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग परमिशन मिल जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लगाया स्टॉप, टेम्पररी इसको हॉल्ट करा, तब बोला कि सुप्रीम कोर्ट आप तो कर रहे हो सिंगल विंडो सिस्टम को चैलेंज, कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है आप तो उसको चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि उसके तहत तो हमें ऑलरेडी क्या मिल चुका है, उसके तहत तो हमें ऑलरेडी जो है वो परमिशन मिल चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठहरो, इतनी जल्दी आपको भागने की जरूरत नहीं है। बेशक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का पर्पस ये है कि वो स्मूथली जो है वो इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को है वो चलने दे, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर कोई बीच में बैरियर ना पाए, आराम से सारी प्रोसेस चल जाए, कोई डिले ना हो पाए, सब कुछ स्मूथली हो पाए, उसका काम ये है। लेकिन रुको जरा, ठहरो, बेशक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको जगह जगह जाके परमिशन धक्के नहीं खाने, आपको एक ही जगह से हर चीज की क्लियरेंस मिल जाएगी, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है ना, ये आपका रिप्लेस नहीं कर सकता जो इन्वायरमेंट के मैंडेटरी एनवायरमेंटल अप्रूवल्स को इन सच इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, मतलब जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, ठीक है आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आपने एक एप्लीकेशन देके सारी परमिशन ले ली, लेकिन जहां बात आएगी इन्वायरमेंट के, ठीक है, जहां पे इन्वायरमेंट को बचाने की बात आएगी, इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को मीट करने की बात आएगी, तो वहां पे ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता जो मैंडेटरी एनवायरमेंट के अप्रूवल्स हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एरियाज कैसे हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं। तो इस चीज़ पे जो है वो प्रोजेक्ट पे स्टॉप लगा दिया है, जिसकी वजह से जो एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है, वो कुमाऊं हिमालयस में लाई करता है, जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये कुमाऊं हिमालयस क्या होते हैं। तो जो हमारे हिमालयस है ना, इनको डिवाइड कर दिया गया रीजनली, ठीक है, ये रीजन में से डिवाइड कर दिया गया है। तो फटाफट से देखो, इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय वाला एरिया पड़ता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालयस, ठीक है। सतलुज और काली के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयस। काली और तिस्ता के बीच में जो पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका नेपाल हिमालयस, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालयस। तो कौन से, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस। पंजाब हिमालय कहाँ से, इंडस सतलुज के बीच में, ठीक है। कुमाऊं हिमालयस सतलुज और काली के बीच में, ठीक है। और नेपाल हिमालयस आपके काली और तिस्ता के बीच में, एंड आपके असम हिमालयस तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में क्या होते हैं, लाई करते हैं। तो आप लोग ये देख लेना, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ, पेपर में आ जाएगा, अच्छा जो कुमाऊं हिमालयस है ना वो काली और तिस्ता के बीच में है, तो नहीं, कुमाऊं हिमालय सतलुज और किसके बीच में है, काली के बीच में है। समझ में आ गया। देखो कुमार को बोला, ठीक है, कुमार को बोला कि सत्य बोलो, ठीक है, सत्य बोलो वरना इस काले पानी में हम आपको फेंक देंगे। क्या बोला कुमार को कि सत्य बोलो वरना इस काले पानी के अंदर हम आपको फैल देंगे, मतलब फेंक देंगे, ठीक है। और इधर पंजाब को क्या बोला, पंजाब के लोगों ने बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं जा रहे हैं, ऐसे करके याद कर लो कि हम इंडिया के लोग हैं, हम सच बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया के लोग हैं, तो ऐसे करके याद कर लो। समझ में आया। क्या बोला कुमार को, क्या बोला कि सत्य बोल दो वरना किसे फेंक देंगे, काले पानी में फेंक देंगे, तो ऐसे करके याद कर लो। पंजाब के लोगों को क्या बोला, पंजाब के लोगों ने बोला हम इंडिया के हैं, इंडस इंडिया, हम सच बोलते हैं, इसीलिए ऐसे करके याद कर लो। अब नेपाल के लोगों ने बोला कि ठीक है काले पानी में नहीं फेंकते,
नहीं तो ऐसे करके याद कर लो कि नेपाल के लोगों को हमारे पड़ोसी देश है यार, हम उनको काले पानी में क्यों फेंकें, ठीक है, क्योंकि वो तीसरे हैं हमारे बीच में, वो तीसरे हैं, तीसरे लोग हैं, ठीक है। आप दोनों इंडियंस लड़ रहे हो, आप नेपाल के लोगों को क्यों बोल रहे हो? कुमार तो इंडिया का है ना, तो उसको काले पानी में क्यों फेंक रहे हो? वो तीसरा है, ठीक है, तो वो नेपाल के वो तीसरा है, तो काली पानी में क्यों फेंक रहे हो? ऐसे करके याद कर लो। अब तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में क्या है? क्योंकि वो तीसरा है तो वो ब्रह्मा का रूप है, तो आसमान की तरफ आप देख के बोल रहे हो अरे वो तीसरा है और वो ब्रह्मा का रूप है। समझ में आया? मैं लिटरली ऊपर को देख रही हूँ आपको बढ़ाते बढ़ाते, और मैं चेक कर लूँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। समझ में आया? क्या बोलना? कुमार को बोलना सच बोल दो वरना काले पानी में फेंक देंगे। नेपाल वालों को बोलना अरे आपको हम लोग काले पानी में नहीं फेंकेंगे क्योंकि आप लोग तीसरे हो, और आप तीसरे हो, आप आसमान पे देख के बोल रहे हो कि तीसरा तो ब्रह्मा का रूप होता है। ऐसे करके याद कर लो। और पंजाब के लोगों ने बोला हम तो इंडिया के हैं, हम तो सच ही बोलेंगे, सत्य ही हम लोग बोलेंगे। तो कुमायूं हिमालय की लोकेशन कहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वेस्ट सेंट्रल हिमालय है, देखो ये वेस्ट में है, सेंट्रल हिमालयज है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में है, उत्तराखंड में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नेपाल, मतलब उत्तराखंड वाला एरिया आएगा और नेपाल का जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया आएगा, ठीक है। कहाँ पे? सतलुज और काली के बीच में है। रेंज किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द शिवालिक रेंज का पार्ट है ये। 3 तरह की रेंज है एंड ग्रेट हिमालयस का जो नॉर्थ में है, ठीक है। 3 तरह की रेंज होती हैं आपकी, देखो एक होती है हिमाद्री, ग्रेट हिमालयस बोलेंगे इसको, एक हिमाचल, एक शिवालिक है। समझ में आ गया? तो शिवालिक रेंज का पार्ट है साउथ में, एंड नॉर्थ में किसका पार्ट है? आपके ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे नंदा और कामेत देखने को मिलेगी। लेक यहाँ पे नैनी लेक, सत्तल लेक, भीमतल लेक, कुचिया लेक, कुचिया ताल देखने को मिलेगी। एंड हिल स्टेशन में आपको नैनीताल, रनिकेत, अल्मोड़ा देखने को मिलेगा। इंडिजिनियस पीपल कौन कौन से? थारूस, भूतियास, जानुसारीस, भुकास एंड राजूस। यार रट्टा मानना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करवा सकती, ठीक है। कंसर्न्स क्या है? कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड सिस्टमिक प्रॉन एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिस्टमिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप ऊपर से प्रोजेक्ट लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हो और आगे हमें चैलेंज कर रहे हो कि भाई चैलेंज कर रहे हैं हम तो आके सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को। अरे चुप रहो, आपको चैलेंज नहीं कर सकते हो। बेशक आपको परमिशन मिल गई जगह पे परमिशन लेने की, बट इन्वायरमेंट के साथ में ना कोई छेड़खानी हम नहीं करने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जी ने ऐसा बोला। तो चलो शिवालिक रेंज आगे न्यूज में क्या है, देखो ये आपकी तिस्ता रिवर से लेके, ठीक है, तिस्ता रिवर है यहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक स्ट्रेच है इसका? 1600 किलोमीटर तक स्ट्रेच है आपका। कहाँ तक? नदन पाकिस्तान तक स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। ये पैरेलल जो है वो रन करती है हरिद्वार से लेके ब्यास रिवर तक, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ब्यास रिवर यहाँ तक कुछ आपकी आएगी, हरिद्वार से लेके ये पैरेलल रन करेगी। कैसे रन करेगी? पैरेलल रन जो है वो हिमालयन सिस्टम के रन करेगी, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे 900 है, कहीं कहीं पे 1200 है, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। कॉम्पोजिशन इसकी है लो स्टैंडस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट हिल्स, मतलब यहाँ पे जो है वो आपको कैसी हिल्स देखने को मिलेंगी जो कि है जिसमें आपको कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो कॉन्ग्लोमेरेट हिल्स आपको यहाँ पे जो है वो क्या मिलेंगी? देखने को मिलेंगी ऐसी हिल्स जो किससे बनी है? स्टैंडस्टोन से जो बनी है, ओके। अब देखो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे हमें देखने को मिला था हिमालयन सिरो, ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली स्पॉट करा गया है पहली बार सेंट्रल रीजन ऑफ दी नामेरी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व में। तो क्या है, जो हिमालयन सिरो है वो रिसेंटली स्पॉट करा गया है पहली बार सेंट्रल रीजन में नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के। तो हिमालयन सिरो कैसा होता है? एक ना आपका मेनलैंड सिरो होता है, उसी के सब स्पीसीज होती है। अब इसका ये एक साइंटिफिक नाम है तो उसको पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मुझे पता है प्रोनाउंसिएशन मेरी उल्टी फुल्ट हो जाएगी, तो मैं तभी ट्राई करती हूँ। कैप्रिकॉनी सुमात्राइनिस, यस। इसका अपीयरेंस कैसा है? ये रिसेंबल करता है, ये मेल खाता है आपका गॉड जैसा, अभी गॉड, टंकी, काउ एंड पिग, इनका कुछ मिक्सचर आपको दिखाई देगा। ये इसका हैबिटेट कहाँ पे है? ये रहता है 2000 से लेकर 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न हिमालयस में, ठीक है। और इसके फीचर्स अगर हम कुछ देखें, इसकी विशेषताएं हैं, ये मीडियम साइज है, लार्ज हेड आपको देखने को मिलेगा, जाके फोटो देख लेना, मैंने शायद ग्रुप में भी डाली थी। इसकी थिक नेक है, शॉर्ट लिम्स है, लॉन्ग ईयर्स है, डार्क कोट है, और ये क्या है? ये भाई घास फूस ही खाता है, ठीक है, ये और कुछ नहीं खाता, तो ये जरूरी है, ये चीज को देख लो, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पे? हिमालय रीजन तक ही आपको क्या मिलेगा? रिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। इस फैक्ट को भी याद करो, तभी तो नाम इसका हिमालयन सिरो है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ हिमालय वाले एरिया तक ही। कंजर्वेशन स्टेटस बहुत जरूरी है। आईसीएन की रेड लिस्ट में ये है वल्नरेबल, फाइन, इसको खतरा है बहुत ज्यादा। अपेंडिक्स 1 में है, तो साइड की जब अपेंडिक्स 1 में है तो खुद सोच लो आप कितना खतरा है इसको। और स्केड्यूल 1 में है, तो आपको पता होगा कि कुछ स्केड्यूल 1 में होती है उसकी पनिशमेंट भी बहुत भारी होती है अगर उस पर हम कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
तो IUCN की रेड लिस्ट में ये खतरा का चैलेंज दिखाता है, वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1072 के अंदर शेड्यूल 1 में है। अब ये सारे क्या है मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी यार, ये पढ़ा दूंगी जब इन्वायरमेंट कराऊंगी, अभी नहीं कराने वाली मैं। अच्छा, नामेरी टाइगर रिजर्व क्या होता है वो देखते हैं। ये आपका नदन जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है आपके असम में, जो फुट हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वहां पे ये आपका लोकेटेड है। देखो नामेरी टाइगर पार्क या नेशनल रिजर्व, तो यहाँ पे देखो ये तो आपका अरुणाचल का एरिया आ गया, समझ में आ रहा है। देखो नियर द फुट हिल्स है ना, देखो फुट हिल्स किसके हैं, ये किसके फुट हिल्स हैं, अरुणाचल के, तो उसके फुट हिल्स में है, ठीक है। और ये नदन बाउंड्री शेयर करता है आपका पाके टाइगर रिजर्व के साथ में, और ताकि कंटिन्यूस हैबिटेट जो है वो बना रहे, बीच में कोई ब्रेक ना आए। फाइन, तो नदन सोनीपत, देखो नदन साइड पे एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है आपके असम की, तो वहां पे है ये। फाइन, और इस रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क, सोनारी रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, एंड नादुआर एंड बालीपारा रिजर्व फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इसकी वेस्ट साइड वाली जो बाउंड्री है, जो ये है आपका, अगर ये है तो इसकी जो वेस्ट साइड वाली इसकी जो बाउंड्री है उसको डिफाइन करती है आपकी जाया भोरेली रिवर, ठीक है। और इसके ईस्ट साइड वाली जो बाउंड्री है, ये वाली उसकी बाउंड्री है, इसको डिफाइन करती है आपकी बोरडिकोराई रिवर, ठीक है। तो ये पढ़ लो यार, खुद ही याद कर लो, जाया बोरेली रिवर, ठीक है। आप नाम कैसे जपते हो, आप नाम जपते हो जय जय करके, जय जय करके, जय जय करके, और आप नाम जप के कभी बोर नहीं होते, ठीक है। नाम जप के आप कभी बोर नहीं होते, आप पूरा दिकरी शायद लड़की को बोलते हैं ना, इस लड़की को ही बोलते हैं शायद, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये हमारी दिकरी ऐसे करके बोलते हैं। तो देखो जो दिकरी है ना वो नाम जपती है, और वो नाम जपती है जय जयकार करके, वो कभी बोर नहीं होती। तो नाम जपती है जय जयकार करके, जय, बोर नहीं होती, तो बोरिली, ठीक है, बोरिली नहीं है वो, बोर नहीं होती वो, ठीक है। बोर और दिकरी रिवर ऐसे करके याद कर लो। फाइन, वेजिटेशन जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, केन ब्रेक से कुछ देखने को मिलेगा। और जो रिजर्व है यहाँ पे डाइवर्स फौना, क्योंकि यार फॉरेस्ट इतने तो फौना तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक आपको देखने को मिलेगी, लेपर्ड कैट देखने को मिलेगी, कॉमन ऑटर, ब्लैक जाइंट स्क्वेरल एंड अदर सेवरल स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। और ये और कुछ नेशनल पार्क हैं आपके असम के, आप देख सकते हो। दिस इज योर दिब्रू, ठीक है, दिहांग, काजीरंगा, औरंग, रायमोना एंड मानस बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, जिसको एक वर्ल्ड की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड करा गया है। सो विद दिस हम खत्म करते हैं अपने मैपिंग वाले क्वेश्चंस को। तो मुझे जरूर बताना आप कैसा लगा, बता दो यार, तभी इसको कंटिन्यू पढ़ाऊंगी ना, तो बताना कैसा लगा। तो चलो फिर चलती हूँ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।